नमस्कार, न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ चित्तन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के हवाले से बात होगी, जहाँ पर जो नतीजे सामने आने के बाद अब कांग्रेस ने इस कमेटी का गठन किया है, जहाँ पर केवल 6 सीटें कांग्रेस की झोली में आई थी और विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते अब यहाँ पर कांग्रेस द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया है। 30 दिनों के भीतर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और क्या कुछ कारण रहे कांग्रेस की इतनी बुरी हार के, उस पर समीक्षा की जाएगी। आपको बताते चले कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब सरकार बन चुकी है और कांग्रेस जो है वो इस सरकार का पार्ट नहीं है, सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस को यहाँ पर मिली थी, जिसके बाद की अब इस कमेटी का गठन किया गया है। अब हार की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है। तमाम बड़े नेता जो है इस कमेटी में शामिल रहेंगे और 30 दिन के अंदर अंदर ये कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट साझा करेगी। क्या कुछ कारण रहे, किस तरीके से सभी समीकरण निकलकर सामने इन तमाम चीजों को लेकर बात की जाएगी और तमाम बड़े आला अधिकारी जो है, जो नेता है, वो इस कमेटी का पार्ट है, जो कि 30 दिन बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिल्कुल, कांग्रेस जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन कांग्रेस का निजी जो परफॉर्मेंस देखा गया है जम्मू कश्मीर के अंदर वो बेहद ही यहाँ पर खराब नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई हैं। 32 सीटों पर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन 32 में से मात्र और मात्र 6 सीटों पर ही कांग्रेस जीत सुनिश्चित करते हुए नजर आई। अब इसको लेकर विधानसभा चुनाव को जो खराब प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसने एक कमेटी गठित की है और ये कमेटी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इन चुनावों की हार के पीछे क्या मुख्य कारण है, क्यों आखिर इतनी बड़ी हार कांग्रेस को यहाँ पर झेलनी पड़ी, उठानी पड़ी, उसको लेकर ये रिपोर्ट जो है ये कमेटी सौंपने वाली है। अगले 30 दिनों तक जो है ये कमेटी सौंपेगी। 30 दिन का समय लगभग दिया है और 30 दिनों के भीतर कमेटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट तैयार होगी, जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होगी कि आखिर इतनी बड़ी हार कैसे हुई। हालांकि कांग्रेस पहले से ही बैकफुट पर नजर आ रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जो चुनाव लड़े थे उसके बाद विपक्ष ने लगातार जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधा, खासतौर पर बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आई और यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो फिसलती हुई यहाँ पर नजर आई। मात्र 6 सीटों पर ही सिमट गई। आपको बता दें कि कांग्रेस हाई पावर कमेटी की हार की जांच करेगी कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहे और 30 दिन के अंदर अंदर जो है ये कमेटी अपनी रिपोर्ट साझा करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस को बुरी हार जम्मू कश्मीर में झेलनी पड़ी, क्योंकि सिर्फ मात्र 6 सीटें उनकी झोली में आई हैं। 32 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन फायदा उनको यहाँ पर ये हुआ है क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में थे। अब वो सरकार का पार्ट तो है, लेकिन मात्र 6 सीटों के साथ जो है वो सरकार का पार्ट बनी है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से खराब प्रदर्शन रहा है कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि यहाँ पर दावे बड़े बड़े किए गए, बड़े बड़े चेहरे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन के लिए आए, प्रियंका गांधी वाड्रा, साथ ही साथ राहुल गांधी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, जिसके बाद से अब एक कमेटी का गठन किया गया है। हार की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की गई है और इस कमेटी के जो सदस्य रहेंगे, सदस्य तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। सर्वे तैयार किया जाएगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को केवल 6 सीटें क्यों प्राप्त हुई है, क्योंकि 32 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ी गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस पार्टनर भी थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। बिल्कुल, कांग्रेस को बीजेपी ने जमकर घेरा ही था, लेकिन बीजेपी के साथ साथ अपने ही सहयोगी दल यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कांग्रेस के प्रचार प्रसार पर सवाल खड़े किए थे। खुद इस वक्त के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उस समय कांग्रेस पर निशाना साधा था। राहुल गांधी पर उन्होंने बोल किए थे कि राहुल गांधी प्रचार प्रसार में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और नतीजन कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीत का रास्ता ढूंढती हुई नजर आई इन चुनाव में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पर गोली चलाकर इन चुनाव में लड़ने का फैसला लिया और उसका नतीजा कांग्रेस के हित में नहीं आया। कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर सिमट गई, जिससे कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी हार है। न मात्र जम्मू में बल्कि हरियाणा में भी जब साथ में परिणाम आए तो कांग्रेस वहां पर भी बैकफुट पर नजर आई, जिसका इम्पैक्ट पूरे देश में एक नकारात्मक इम्पैक्ट के तौर पर चले गया, क्योंकि आने वाले और विधानसभा चुनाव
होने हैं, 2 राज्यों में बैक टू बैक विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके साथ साथ उपचुनाव कई सारे राज्यों में होने हैं। ये भी अब कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, वहां भी कांग्रेस अपना कैसे जो खोया हुआ वर्चस्व है उसको कामयाब करेगी, उसको दोबारा से लौटाएगी, ये उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बड़ी हार को लेकर इस वक्त कांग्रेस के बीच मंथन जारी है। हाई कमेटी से लेकर प्रदेश स्तर की जो कांग्रेस है, उन दोनों के बीच तालमेल के साथ इस हार की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर कहां पर कमी रही और किस कारण कांग्रेस एक मजबूत स्ट्रैटेजी, एक मजबूत रणनीति जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बना पाई, मात्र और मात्र बीच का रास्ता निकाला गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि कांग्रेस ने जम्मू संभाग में मिली करारी हार के चलते अब मंथन शुरू कर दिया है और तमाम पहलुओं पर जो है वो चर्चाएं देखने को मिलेंगी। तो आपको बता दें कि इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता जेकेपीसीसी रविंदर शर्मा, जो कि इस कमेटी के हेड भी हैं, इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। रविंदर जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, रविंदर जी तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से हमारी टीम उन्हें जोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि रविंद्र जी जो है वो मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस से, जम्मू कश्मीर से, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर इस हार का आकलन करेगी, कैसे निचले स्तर तक पहुंचेगी, क्योंकि सबसे जरूरी बात बूथ स्तर तक पहुंचना, गांव-गांव तक पहुंचना, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, कार्यकर्ताओं को हर मौके पर, हर मोड़ पर अलर्ट रखना, यही कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। तो फिलहाल जो 30 दिनों के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी, क्योंकि 30 दिनों तक ये आकलन होगा, हर जगह पहुंचेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे, जमीन पर जांचने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये गठबंधन से पहले भी खटास नजर आ रही थी। रविंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ वापस लौट चुके हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं जेकेपीसी से, उनसे भी बातचीत करेंगे। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुक्रिया समय देने के लिए। रविंद्र जी, ये कमेटी बनी है क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा जो है वो पिछड़ गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, मात्र 6 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। कैसे आप इस हार का आकलन कर पाएंगे? देखिए, बात यह है कि इसी के लिए तो मुझे टाइटअप किया गया है, पार्टी हाईकमान ने ट्रस्ट किया, उसके ऊपर हम जो है वो जरूर जो है अपना टाइटअप दे पाएंगे। क्या वजूहत रही, कहाँ हम जनता को ऑन बोर्ड लेने में कामयाब नहीं हो सके, उन चीजों को देखेंगे। हालांकि जनता जम्मू कश्मीर में भाजपा की नीतियों के खिलाफ थी, महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ी बात है, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं इमोशनली रीजनल और रिलीजियस फैक्टर्स जो है उन पे एक्सप्लॉइट करके भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है जम्मू में। लेकिन हमारे अलायंस से हम जो है रोक पाए हैं जो है वो यहाँ के विभाजन को, और रविंद्र जी, वोट शेयर तो सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है। नहीं, वो वजह देखेंगे, वोट शेयर जम्मू सूबे में है, लेकिन हम 8 में से 5 सीटों पे कश्मीर में जीते हैं, और अलायंस की वजह से कश्मीर में विभाजन नहीं हुआ, उसका यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया बीजेपी ने। और खुद तो लेकिन रविंद्र जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, आप सेक्युलरिज्म का ढोल पीट रहे हैं। अगर आप सेक्युलरिज्म का ढोल पीट रहे हैं सर, तो जम्मू में आप कामयाब क्यों नहीं हुए? देखिए, जम्मू में मैं उन चीजों पे हम जाएंगे। पहली बात तो ये है कि सेक्युलरिज्म इस देश को की मजबूती की स्ट्रेंथ है, बैकबोन है। लेकिन जम्मू में भावनाओं के साथ उन्होंने खेला। जम्मू चीफ मिनिस्टर, डोगरा चीफ मिनिस्टर, हिंदू चीफ मिनिस्टर, ये कह ना रहे हैं। और महंगाई, बेरोजगारी, टेली वेजन, नील वेज, दरबार भूम, लोगों को राशन पानी नहीं मिलता, इन चीजों के बावजूद बीजेपी अगर एक्सप्लॉइट करने में कामयाब हुई तो विभाजन, डिवाइड एंड रूल तो उनका तरीकाकार है। तो वो जम्मू में हिंदू बेल्ट में इस तरह के नारे लगाते पर यहाँ पर चुनाव लड़ा है, मात्र 6 सीटें आपकी जोड़ी में आई है। उसके बावजूद भी, क्योंकि आपका अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी अच्छी जीत यहाँ पर हासिल हुई, लेकिन इसके बावजूद, गठबंधन होने के बावजूद भी आपको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पहले से भी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे घुटने टेक दिए हैं। ये बात सही नहीं है कि शामिल नहीं किया गया। हमने खुद अभी तक मंत्रिमंडल शामिल नहीं हुए, क्योंकि इस तरह बड़ा संदेश हम सैद्धांतिक देना चाहते थे कि जिस रियासत को बीजेपी ने छीना 100 बार जो है उसके वादे किए, सुप्रीम कोर्ट में भी किए, पार्लियामेंट में भी किए, यहाँ ऐड दे करके भी लोगों से वोट लिए, और
चुनाव से पहले भी स्टेट नहीं बहाल की और गवर्नमेंट फॉर्मेशन तक भी बहाल नहीं की। इसलिए हमने एक सिद्धांतिक जो है वो स्टेप लिया है और हमारी सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन की जीत हुई है। कहीं पे हो सकता है कि इमोशनली ब्लैकमेल करने से हमको नुकसान हो गया, लेकिन बड़ा मकसद कांग्रेस और इंडिया राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। पिछले कई सालों से आप सरकार में रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर इतना कम सीटें लाना, ये भी राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि आप चुनाव जीतने के लिए जाते ही नहीं है, आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनती, आपकी कोई रणनीति तैयार नहीं होती। ना मात्र विपक्ष बल्कि अपने ही सहयोगी दल आप पर सवाल खड़े करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल खड़े किए थे। ये हमारी स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से भाजपा बाहर रही। अगर हम अलग अलग लड़े होते और अब नेशनल कानून से अनाउंसिंग करते तो जरूरी थोड़ा कि इस किस्म का मैंडेट और इस किस्म के नतीजे आते। हो सकता है कश्मीर पार्टी में भी नुकसान हो जाता और भाजपा उन अलगाववादी दोस्तों के साथ मिल करके इसमें कामयाब हो जाती। तो यहाँ तोड़ फोड़ वाली सरकार बनाने पहले भी तो उन्होंने बाप बेटा के खिलाफ नारे लगा के जम्मू से वोट लिए, बाद में गठबंधन कर दिया और भाजपा तो चाहती थी वो किसी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मेन स्ट्रीम पार्टी है, उनके अलावा भी ऐसे लोग जो जेलों में हैं, जो लोग कल तक पाकिस्तान समर्थक थे, उनके साथ भी सरकार उनकी हाबनाब करते थे और वो कहते थे कि हमने इंडिपेंडेंट खड़े किए। उन्हीं कैंडिडेट तो मात्र उनको मेरे 47 में से जो पार्टी 47 कैंडिडेट नहीं खड़े कर सकी, वो क्या दावा करेगी? इसलिए हम बीजेपी को नहीं मानते। आपके लिए भोकाल बनकर सामने आया नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो, जिससे आप बैकफुट पर नजर आए। चीजों की हम जांच करेंगे बैकफुट क्या है। ऐसा मैनिफेस्टो में कोई ऐसी बात नहीं। बीजेपी ने एक्सप्लाइट किया कि शंकराचार्य मंदिर का नाम बदल देंगे, वो कर लेंगे। वो एक तो भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास किया है, वो उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी है, उनका अपना मैनिफेस्टो, हमारा अपना मैनिफेस्टो था। इसलिए कांग्रेस से उसका क्या सवाल? रविंद्र जी, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल की पार्टी है, उसके बावजूद भी आपको 32 में से मात्र 6 सीटें आपकी झोली में आई और आप इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। क्या कुछ लगता है आपको, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आप देखते हैं? इंडिया अलायंस तो कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। हमने भाजपा के रथ को देश भर में रोका कि आज माइनॉरिटी की एक गवर्नमेंट प्रशासन के सारे चल रही है। कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी आप कह सकते हैं। हमारी स्ट्रांग लीडरशिप की वजह से आज जम्मू कश्मीर में तब्दीली हुई। इंडिया अलायंस के लीडर राहुल गांधी और खड़गे साहब उनके आने से, लेकिन राहुल गांधी पहले तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं आए। आप ही के पार्टनर ने तमाम सवाल खड़े किए थे कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कैंपेन कर रही है, कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। वो बातें उनकी अपनी हैं, लेकिन राहुल गांधी भी हर जगह पहुंचे। वो पुंछ भी गए, वो बनारस भी गए, वो कश्मीर भी गए, वो सोपर जैसी जगह जहाँ पे मिलिटेंसी का डर माना जाता वहाँ भी गए, जम्मू सूबे में भी आए। कहाँ नहीं गए? ये तो एक दुष्प्रचार है। राहुल गांधी की इतनी फैन फॉलोइंग है जम्मू कश्मीर में कि उनके कहने पे दुआजे नहीं हुआ और भाजपा अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुई। इसलिए कहीं उसका आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन बॉर्डर काज में हम कामयाब हुए हैं। वो क्रेडिट राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व को जाता है। खड़गे जी खुद आए कई जगह, प्रियंका जी आई, इसलिए लोगों में कहने से फर्क थोड़ा हो जाता है। ठीक है रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चाओं के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर रविंद्र शर्मा जो कि प्रवक्ता है JKPCC के, और ये जो कमेटी का गठन किया गया है जिसमें कि हार का आकलन किया जाएगा, तमाम चीजों पर मंथन किया जाएगा, उसके अध्यक्ष भी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रीजन निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि 32 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़े थे, मात्र 6 सीटें उनकी झोली में आई। इसी बीच अगली खबर सागर जम्मू के दौरे पर CM उमर अब्दुल्ला रहेंगे। 2 दिन पहले यहाँ पर सरकार बनी है, लगातार आपको नजर आ रहे। CM बनने के बाद उमर अब्दुल्ला का पहला दौरा जम्मू में देखने को मिलेगा और आज जम्मू के दौरे पर CM उमर अब्दुल्ला जो है वो देखने को मिलेंगे। शेर कश्मीर भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें वो शिरकत करेंगे। अधिकारियों के साथ CM उमर अब्दुल्ला की बैठक यहाँ पर प्रस्तावित है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होगी, अधिकारियों के साथ भी CM उमर अब्दुल्ला जो है वो बैठक करेंगे और कई प्रतिनिधिमंडल के साथ भी मुलाकात की जाएगी। यहाँ पर जनहित की जो बातें हैं वो सुनी जाएंगी और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित के प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ अन्य जो डेलीगेशन है उनके साथ CM उमर अब्दुल्ला मुलाकात करेंगे।
बिल्कुल, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उमर अब्दुल्ला जम्मू के दौरे पर रहेंगे और जिस तरह से पहले से ही साइकोलॉजिकली एक बात जो निकलकर सामने आ रही थी कि जम्मू को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जम्मू को अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि मंत्रिमंडल में बड़ी रिप्रेजेंटेशन जम्मू को मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद और सीएम पद की शपथ लेने के बाद तुरंत जम्मू का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस दौरे के दौरान कई सारे प्रतिनिधि मंडलों के साथ मुलाकात होगी। खास तौर पर जो कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल हैं वो उनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे और अन्य मुद्दों पर चर्चाएं भी सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ होने वाली है। शिल्पा शर्मा हमारी सहयोगी इस खबर पर जानकारी के लिए जुड़ चुकी है। शिल्पा, उमर अब्दुल्ला का ये पहला दौरा मुख्यमंत्री बनने के बाद, किस तरह का ये कार्यक्रम रहेगा और क्या इस कार्यक्रम में खास है? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम अपना कार्यभार संभालने के बाद जो है वो जम्मू आज पहुंचेंगे। करीबन 1 बजे जो है वो पहुंचेंगे और सबसे पहले वो पार्टी ऑफिस यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर इस समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफिस कार्यालय में मौजूद हूँ। आज देखिए, तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है, पूरी तरीके से तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। जो भी अंदर प्रवेश कर रहा है उसकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है और उसके अंदर जो है वो प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। देखिए, कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि प्रॉपर तरीके से जो है वो निगरानी रख सके। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है और तीसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगी, आप देखिए कमांडो भी यहाँ पर जो है वो तैनात किए गए हैं। इस रूट की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है और सबसे पहले उमर अब्दुल्ला पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे। पार्टी ऑफिस में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे और उसके बाद जो है वो सचेत जाएंगे वहाँ पर अधिकारियों और कर्मियों के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे। जिसे ये भी बताया जा रहा है कि वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ पर तस्वीर ढोल नगाड़ों का यहाँ पर जो है पूरी तरीके से बंदोबस्त किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है, सीआरपीएफ के जवान तैनात है। पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो तैयारियों को अंतिम रूप जो है वो दिया गया है। करीबन 1 बजे उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है वो पहुंचेंगे और सबसे पहले पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे और उसके बाद वो सेक्रेटरीट जाएंगे, जहाँ पर देखिए जब सीएम उमर अब्दुल्ला जब सीएम बने थे तो उन्होंने तुरंत जो है वो बैठक की थी अधिकारियों के साथ और उसके बाद आज जो है जम्मू पहुंचेंगे, जहाँ पे आज भी वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जहाँ पे बूस्टअप जो है वो कर्मियों को देंगे ताकि उन्हें ये ना लगे कि उन्हें जो है वो निगलेक्ट किया जा रहा है। तो कुछ समय के बाद तमाम सवाल इसमें नजर आ रहे थे कि जम्मू को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से मिलेगी, लेकिन कल यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी प्रतिनिधिमंडल में मिली। डिप्टी सीएम जम्मू से बना है, वहीं पर दूसरी तरफ अब जम्मू को इग्नोर ना करते हुए तुरंत उन्होंने जम्मू का दौरा किया है। तो किस तरीके से तमाम चीजों पर अंकुश लगता नजर आ रहा है, लगातार बोला जा रहा था जम्मू को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। देखिए, रीजन इम्बैलेंस की जिस प्रकार से जो है वो बात की जा रही थी, तो उसी रीजनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को बनाया। सतीश शर्मा को जो है वो मिनिस्ट्री दी गई, यहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट जो है वो उन्हें सौंपे गए हैं। तो इस चीज को बैलेंस यहाँ पर उन्होंने जरूर किया। और देखिए, कर्मियों के साथ यहाँ पर मुलाकात करेंगे, अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे, तो कर्मियों को एक बूस्टअप भी देंगे ताकि उन्हें ये ना लगे कि उन्हें जो है वो निगलेक्ट किया जा रहा है। डेलीगेशन के साथ जो है उनकी मुलाकात होगी, ये अपने सीएम रेजिडेंस में ही जो है वो डेलीगेशन के साथ मुलाकात होगी। तो जम्मू के आम जनता से जब भी हम आम जनता के बीच करते हैं तो उनसे जब भी सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि एक रीजनल इम्बैलेंस हुआ है। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला जो है उमर अब्दुल्ला पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इस रीजनल इम्बैलेंस को जो है वो दूर किया जाए। इसका कश्मीर घाटी के लिए जो है वो यानी कि वहाँ पर जो है वो कार्य किए जाएंगे, वहाँ पर विकास किया जाएगा, उसका ही जम्मू को भी सीखा जाएगा, जम्मू संभाग को खोजा जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी साफ तौर पर कहा है और उमर अब्दुल्ला ने भी साफ तौर पर कहा है। तो उमर अब्दुल्ला इसे 3 दिन के बाद जो है वो जम्मू में दौरा करेंगे। ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा है। शिल्पा, लेकिन जिस तरह से उमर अब्दुल्ला एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, उन्होंने कश्मीर के अंदर अधिकारियों के साथ बैठक ली, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और सीधे निर्देश दिए हैं कि जम्मू कश्मीर के कार्य प्रगति से हों, तेजी से हों, ताकि जल्द से जल्द लोगों के मसले जो है वो सुलझ जाएं। अब जम्मू के अंदर भी क्या अधिकारियों से बैठक होगी, क्या निर्देशित किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले वो पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे। पार्टी ऑफिस पहुंचने के बाद वो जो है वो सेक्रेटरी जाएंगे, जहाँ पे अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी और ये बताया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ बैठक होगी, कर्मियों के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे, डेलीगेशन भी वहाँ पर पहुंचेंगे। तो विकास जिस प्रकार से इन 5 सालों में जो विकास होना चाहिए उस विकास को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है कि बेहतर से बेहतरीन विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर डिवीजन हो।
शिल्पा, जो एक डेलीगेशन बताया जा रहा है कि काफी सारी डेलीगेशन उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे, लेकिन कश्मीरी पंडितों की जो डेलीगेशन है वो काफी अहम मानी जा रही है। मुलाकात होगी और कश्मीरी पंडितों का एक अहम मुद्दा हमेशा से रहा है घर वापसी। तो क्या कुछ लगता है इन तमाम चीजों को लेकर उमर अब्दुल्ला से चर्चा हो सकती है? देखिए, फिलहाल कई सारे डेलीगेशन की मुलाकात जो है वो बातचीत जो है वो उमर अब्दुल्ला के साथ होगी, बैठक होगी। लेकिन जिस प्रकार कश्मीरी पंडितों की बात करें तो फिलहाल उसके रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों का जिस प्रकार से आपने कहा कि एक अहम मुद्दा उनका रहा है कि घर वापसी, जब भी चुनाव हुए थे तो तब उनका इस हाथों पर जाना था कि घर वापसी के लिए हम जो है वोट डाल रहे हैं, आने वाली जो सरकार होगी हम उसके लिए वोट डाल रहे हैं ताकि हमें हमारी जो है वो घर वापसी की जाए। तो कश्मीरी पंडित अगर गलती से वहाँ पर यानी कि उमर अब्दुल्ला के साथ जो है वो बातचीत करते हैं, पहुंचते हैं, तो वो भी एक अहम रोल जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा तमाम जानकारी के लिए और ग्राम से रिपोर्ट दिखाने के लिए। आज उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू के अंदर दौरा होगा, महत्वपूर्ण दौरा है और साथ ही साथ जो अलग अलग विभाग हैं उनके अधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात के जरिए अब जम्मू को लेकर और जम्मू के विकास को लेकर भी बातचीत हो सकती है। वक्त थोड़े से ब्रेक का है और लौट इतना बोझ सहे जो चाहे रहे। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझा हाथी। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। तो चलिए, स्वागत है आप सबका इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें कि तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। चुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि बैठक में उपचुनाव को लेकर मंथन होगा। तैयारियां तेज हो चुकी है क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। तमाम अलग अलग इलाकों में उपचुनाव होंगे। मैनपुरी की भी सीट है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है क्योंकि उपचुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो अब तेज हो चुकी है। ऐलान हो चुका है। उसके बाद में बीजेपी द्वारा तमाम चीजों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। रणनीति निर्धारित की जा रही है किस तरीके से सभी 9 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हो गई। पर इस तरीके से नतीजे यहाँ पर लोकसभा के निकलकर सामने आए थे। उसके बाद कुछ इस तरीके की तस्वीर उत्तर प्रदेश की है कि काफी काम करने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, लोगों के साथ चर्चाएं करने की जरूरत है, अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। और अभी की अगर बात करेंगे तो एक बैठक बुलाई गई है जिसमें कि रणनीति निर्धारित की जाएगी किस तरीके से 9 की 9 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होगी। ठीक है, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर इस वक्त मंथन चल रहा है और बीजेपी इसको लेकर मंथन कर रही है। रजा आबाद इस पर जानकारी देंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
रजा, बीजेपी उपचुनाव को लेकर इस वक्त लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लोकसभा में दोहराई हुई गलती यहां पर कभी बीजेपी नहीं करना चाहेगी और उससे बच के कैसे साइड से निकलना है और उपचुनाव जीतने किस तरह की रणनीति है और आज की ये बैठक कितनी अहम है? देखिए शीतल, आज की बैठक बहुत अहम है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं उनको स्पष्ट कह दिया है कि अपने एरिया में नजर आओ, लोगों को काम कराते हुए नजर आओ, कहीं किसी भी एंगल से हम अपनी सीट गंवाना नहीं चाहते हैं। जो वाकई जो प्रोग्रेसिव है और जो एनर्जी बनी हुई भारतीय जनता पार्टी की उसको वापस लाना है और जो उपचुनाव में जितनी भी सीटें हैं यानी 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारी सीटों से जीतना है भारतीय जनता पार्टी को। इसी रणनीति के तहत खासतौर पर आज मीटिंग है जिसमें संगठन के पदाधिकारी होंगे और प्रभारी मंत्रीगण होंगे जिनको साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ निर्देशित करेंगे लगातार प्रवास से रहो, चुनाव के एरिया में रहो और तमाम डाटा के साथ लोगों से संवाद स्थापित करके जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं जिला स्तर से उनसे संवाद इस तरह से स्थापित होना चाहिए, डोर टू डोर कन्वेंसिंग हो, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाना है जिसकी वजह से भारी मतों में भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में 9 सीटों में जीत सके। और रजा, आपसे जानना चाहूंगी 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे और कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा होल देखने को मिल रहा है और वहीं पर लोकसभा में कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। तो किस तरीके से रणनीति निर्धारित की जाएगी, किस तरीके से पिछले कुछ महीनों में काम किया गया है, क्योंकि ये जो गैप जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आया उसको किस तरीके से फिलअप किया जाएगा? देखिए बहुत अहम सवाल है ये आपका और सबसे बड़ी चीज ये कि देखिए लोकसभा का रिजल्ट आया तो उसी के बाद ही संगठन काम करना शुरू कर चुका था और जिला स्तर पे तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे योगी आदित्यनाथ और खासतौर पर संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने रेगुलर मीटिंगें की है। प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र सिंह चौधरी ने रेगुलर मीटिंगें की हैं और जानने की कोशिश की आखिरकार ऐसी क्या बात है जो क्षेत्र के विधायक और मंत्रीगण होने के बावजूद भी उन सीटों को गंवाया गया है। तो सारे जिला अधिकारी जो हैं, जिला पदाधिकारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिला अध्यक्ष हों, जिला महासचिव हों, जिला मंत्री हों, इन लोगों से संवाद स्थापित करके एक फीडबैक लिया गया जिसपे होमवर्क किया गया। होमवर्क के साथ अब भारतीय जनता पार्टी जो है उपचुनाव में उतर रही है तो जाहिर सी बात है अपनी ओपोजिशन को मजबूत स्थिति में इस वक्त उपचुनाव में देख रही है। लेकिन पार्टी हाईकमान और जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है जरूर सी अनबन दिखाई दी थी, अंतर कलह दिखाई दी थी और जो पैराशूट कैंडिडेट या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात न सुनने जाने की बातें भी निकल कर आई थी। उससे कहा गया था कि उसमें इंटरफेरेंस जो है वो पूरी तरह से सेंट्रल यानी हाईकमान की रही थी। इस बार जो है वो तवज्जो की जा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कितना अहम है दोनों जो इंजन है अगर वो साथ में चलेंगे तो क्या ये सीधा सीधा परिणाम जो है ये बीजेपी के पक्ष में होगा? देखिए बहुत अहम सवाल है कि जो केंद्र और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी चीजें सूत्रों के हवाले से आ रही थी कि जो है वो दूरियां हैं, मगर अब ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में ले रखा है और केंद्र नेतृत्व से ये कहा है कि हम जीत स्थापित करके आपको दिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये सेमीफाइनल है योगी आदित्यनाथ के लिए और उनकी परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है जिसमें उन्होंने सारा नेतृत्व अपने हाथ में ले रखा है और वो रिजल्ट देने के लिए उन्होंने वादा किया है केंद्रीय नेतृत्व को कि हम बेहतर और अच्छा रिजल्ट उपचुनाव में देंगे। जहां केंद्रीय नेतृत्व की बात है वो कहीं न कहीं लोकसभा के चुनाव के बाद उसको उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में हमें इतना भारी नुकसान होगा। वो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह और तमाम सवाल योगी आदित्यनाथ से करते चले आ रहे थे जिसकी वजह से विराम लगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा चेहरा है राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी के सेकेंड लेवल के कैडर नेता स्थापित हो चुके हैं। देश में नहीं बल्कि प्रदेश में तो ऑलरेडी पहले से है, देश में हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात योगी आदित्यनाथ की परीक्षा है और परीक्षा में आज योगी आदित्यनाथ इस तरह से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको कैसे भी अपने आप को इस उपचुनाव में स्थापित करना है और रिजल्ट देना है भारतीय जनता पार्टी को। जातीय समीकरण अपने आप में बहुत अहम चीज है उत्तर प्रदेश में और कुछ इस तरीके की खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि गलत प्रत्याशियों को गलत जगह से टिकट दी गई लोकसभा में जिसकी वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था। तो अब इन चीजों का ध्यान किस तरीके से उपचुनाव में रखा जाएगा, किस तरीके से सही सीट पर सही प्रत्याशी को टिकट दी जाएगी?
देखिए सबसे अहम है कि वहाँ पर क्षेत्रीय पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी को, उनका निरंतर ये सवाल था और योगी आदित्यनाथ को भी बताया कि क्षेत्र में है जिला एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली हमारे संगठन की बात नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से हमें ये नतीजा भुगतना पड़ा। दूसरी बात टिकट वितरण में जो है एक पैराशूट कैंडिडेट जो उतर आए हैं एरिया में, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। संगठन से ताल्लुक रखने वाले क्षेत्र के नेता जो बड़ा जाति समीकरण रखते हैं या उनका इम्पैक्ट है, उनको टिकट मिलना चाहिए था। आपको उदाहरण देते हैं कि अभी धर्मदान निषाद पार्टी जो है संजय निषाद की जो पार्टी है वो बाकायदा 2 सीटों पे मांग कर रही थी। कटेरी विधानसभा अम्बेडकर नगर में जहाँ निषाद समाज के लोग बहुत हैं, तो ऑलरेडी जो है निषाद समाज को ऐसा देख रही है भारतीय जनता पार्टी, तालमेल देख रही थी ऐसा ना हो संजय निषाद की पार्टी कुछ कार्यकर्ता नाराज हों और टिकट ना मिले, उनको ना भागीदारी दी जाए तो ये समाज कहीं टूट ना जाए। मगर वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ऑप्शन ये भी देख रही है कि उनका एक जिला स्तर पर मजबूत नेता है जो कई बार का विधायक है धर्मलाल निषाद, उनको भी टिकट कटेरी विधानसभा दिया जा सके ताकि उस समाज को संतुष्ट किया जा सके कि देखिए हमारी पार्टी में भी उस समाज के नेता हैं, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं जो होमवर्क किया जा रहा है, जिस पे मंथन किया जा रहा है, जिस पे बैठक की जा रही है। योगी आदित्यनाथ इसी तमाम इशू पे बात करेंगे कि हमारे जाति समीकरण के हिसाब से जो नेता है हमारी पार्टी में विभिन्न जातियों के, उनको आगे किया जाए कि ये जो हमारे अलाई हैं उन जातियों से लेकर टिकट दे के लड़ाया जाए। इस पे आज फाइनलाइज शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रजा, ये जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर अब उबाल देखने को मिल रहा है। इधर दिल्ली विधानसभा की तैयारी में आम आदमी पार्टी अभी से जुट गई है। आज शाम आप राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल बैठक करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक ऐलान नहीं हुए, लेकिन पार्टी तैयार है और आज शाम 5 बजे पीतमपुरा में ये अहम बैठक होगी। इसमें खुद अरविंद केजरीवाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे और अभी से आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए जुट गई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी इसी साल यानी 2024 के अंत में ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव को कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले साल के शुरुआती महीनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव संभव है। तो ऐसे में अभी से आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव तैयार करे, चुनाव को लेकर और कैसे चुनाव को जीता जाए, क्योंकि पिछली बार पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर सरकार बनाई थी और जहां फिर से आम आदमी पार्टी चाहेगी कि जो प्रदर्शन पिछली बार हुआ था उससे करीब बेहतर इस बार हो, लेकिन चुनौती अलग है, परिस्थितियां अलग है। आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो पिछले कई दिनों से जेल में ही रहा है, तो चुनौती पूरी क्या है। आपको बता दें कि आज शाम एक बैठक होने वाली है जिसमें तमाम पदाधिकारी जो है वो शामिल होंगे और 5 बजे पीतमपुरा में ये बैठक होने वाली है और जिसमें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और जितने भी आला नेता है वो आम आदमी पार्टी को शामिल होने वाले हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होने लगी हैं। हालांकि अभी तक अनाउंसमेंट ऐलान जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ही काम कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने अब महाराष्ट्र में भी गठबंधन को झटका दिया है और अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अखिलेश यादव ने एनडीए गठबंधन को एक बड़ा झटका दिया है यहाँ, यानी महाविकास आघाड़ी को। सपा ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। शिवाजी नगर से अबू आजमी को टिकट दिया गया है। ऐसे में अब अखिलेश यादव का ये 4 सीटें और 4 प्रत्याशियों का मैदान में उतारना जरूर यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के लिए एक सोच का विषय बन चुका है कि आखिर अगर अखिलेश यादव अपने ही गठबंधन में रहकर अपने ही सहयोगी दल के तौर पर अगर वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो ये अपने ही गठबंधन के बीच कितनी बड़ी चुनौती होगी, कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इसका एक संदेश जो लोगों में जाएगा वो नकारात्मक संदेश जाएगा कि आखिर महाविकास आघाड़ी के बीच का सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्या सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस ने अखिलेश यादव को किनारा किया था, अखिलेश यादव को वहां पर ज्यादा महत्वता नहीं दी थी और अकेले दम पर हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने चुनाव लड़े थे, उसी का बदला यहां पर अखिलेश यादव द्वारा जो है वो लिया जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने 4 प्रत्याशियों को महाराष्ट्र के अंदर चुनाव में उतार दिया है, 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और पिछली बार भी 4 विधानसभा सीटों से अखिलेश यादव ने लड़ा था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ और आंकड़े बढ़ सकते हैं। मांग तो ज्यादा सीटों पर है, लेकिन क्या गठबंधन में इन सीटों पर सहमति बनेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल। तो इसमें अब देखना होगा कि अगला कदम क्या होगा अखिलेश यादव का। शिवाजी नगर से अबू आजमी को टिकट दिया गया है। ऐसे में 4 अलग अलग विधानसभाओं से 4 लोगों को टिकट दिया गया।
समझौता हुआ है और इसी समझौते के तहत आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से ऐतिहासिक समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किया गया है। भारत इंडो लैटिन अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स यानी ILACC और BUC टेक्नो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो 2047 तक भारत के विकसित भारत बनने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। $10 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का यह समझौता भारत में औद्योगिक सहित बड़े पैमाने पर निवेश पर केंद्रित है। बता दें कि कॉरिडोर विकास कार्यक्रम, सेमीकंडक्टर मिशन, राष्ट्रीय रसद नीति, उत्पादन में जुड़ी प्रोत्साहन योजना, मेक इन इंडिया, मेक फ्रॉम इंडिया और कई अन्य पहले रक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। साथ ही साथ आवास और शहरी मंत्रालय के राज्य मंत्री टोखन साहू ने वैश्विक गणमान्य व्यक्तियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया, जिनमें भारत के यहाँ पर स्पेशल के जो उच्चायुक्त है लाटियाना, उसी के साथ साथ अन्य जो भी बड़े हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हस्ताक्षर समारोह में अमेरिकी गणमान्य व्यक्तियों और राजदूतों की उपस्थिति इस साझेदारी के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डालती है। बिल्कुल, इसमें भारत में सेशल्स के उच्चायुक्त लाटियाना अकाउंट के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के उच्चायुक्त मोरेल एनसिल, जकारिया ट्रेरे शामिल थे। प्रथम परामर्शदाता गिनी दूतावास सेकौ कोंडे, आर्थिक परामर्शदाता गिनी दूतावास और एसिसिली ई जुआन अंगुलो ने इस ऐतिहासिक साझेदारी के अंतर गणराज्य के राजदूत राष्ट्रीय महत्व पर जोर दिया है। हस्ताक्षर समारोह में अमेरिकी गणमान्य व्यक्तियों और राजदूतों की उपस्थिति इस साझेदारी के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डालती है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के बढ़ते महत्व को भी पुष्टि करता है। लैटिन अमेरिकी और उत्तरी अमेरिकी हितधारक देश के महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों का समर्थन करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। यह समझौता न केवल भारत और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के बीच संबंधों को गहरा करेगा, साथ ही भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच भविष्य के आर्थिक सहयोग के लिए एक रणनीतिक पुल के रूप में भी काम करेगा। रेशन एग्रीमेंट को ईंधन से कहना चाहूँ कि जैसा आपने कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने एक टारगेट फिक्स किया है विकसित भारत 2047, उसमें हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर एंटिटी को, हर एंटरप्रेन्योर्स को अपने अपने कंट्रीब्यूशन देना है। हम दोनों के बीच में हुआ है कि हम लोग डिफरेंट सेक्टर में, इंडिया में हम जो है कि डिफरेंट सेक्टर में अपने कंट्रीब्यूशन को प्रमोट करेंगे। लाइकवाइज एज आई सेड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इंडिया में 5 लोकेशन पे अपने जो है कि अपना जो है कि एक बहुत बड़ा पार्क, हम लोग थीम पार्क डेवलप कर रहे हैं। लाइकवाइज टूटीकोरन में अभी हमने 15 एकड़ जमीन लिया है, उसमें रिलेटेड टू डिफेंस प्रोडक्शन किए जाएंगे। ऐसे ही डिफरेंट एक्टिविटीज हम जो एक फेज खत्म होगा, ऐसे डिफरेंट 5 फेज में खत्म करना है। अभी फिलहाल टूटीकोरन फाइनल किया है और अभी किसी रीजन से मैं नहीं बता सकता हूँ। टूटीकोरन मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। रोड मैप क्या है कि वी विल कंप्लीट ऑल दिस थिंग बाई 2030। बाई 2030 वी विल कंप्लीट इट एंड वी विल कंट्रीब्यूट टू द इंडियन गवर्नमेंट इकॉनमी to make it the third economy as well as विकसित भारत। GPBB और ILCC और इंडो लैटिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये डील ऐसे साइन किया है कि हम विकसित भारत 2047 के लिए हम कुछ काम करने वाले हैं और हमारे पास कोई एक प्रपोजल कुछ सेक्टर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, कुछ रिलेटेड कुछ सेक्टर्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी मैंडेट कहीं से मिला हुआ है। तो हम साथ मिलके हम कुछ प्रोजेक्ट्स को ला रहे हैं। हम एक ब्रिजिंग पार्टनर के तौर से हम कुछ फॉरेन नेशनल्स अक्रॉस द ग्लोब, हम कुछ कंपनियां, कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी हमारे टाइप में आ चुकी है। लेकिन उस प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन कुछ काम हो रहा है और हम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पहले से शुरू कर रहे हैं एंड हम विस्तार से ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया हम काम करने वाले हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज से 100 साल पहले देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता थी, तब हमें आज़ादी मिली। आज देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता है, तो जब देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता हमें आज़ादी दिला सकती है, तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता देश को समृद्ध बना सकती है। विकसित भारत 2047 हमारे लिए केवल भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कठोर परिश्रम है, मेहनत है और हमारे हम सब मिलकर के, हम सब पूरे देशवासी मिलकर के
विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। हर सेक्टर में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर हवाई यात्रा तक तीव्र और सुगम विकास हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। चलिए फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आपका शुरू है। घर सीमेंट से नहीं, भरोसे से बनता है, तभी तो इसमें परिवार रहता है। एसीसी सीमेंट, भरोसा अटूट। चलिए स्वागत आप सबका छोटे से ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर कि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में प्रोटीन स्पीकर का नाम सामने आ चुका है। वहीं पर आपको बताते चले कि मुबारक गुल ने प्रोटीन स्पीकर पद की शपथ ले ली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शपथ दिलाई है और प्रोटीन स्पीकर के नाम पर मुबारक गुल का नाम प्रस्तावित था और अब इनके नाम पर मुहर लग चुकी है और इन्होंने शपथ भी ले ली है। जम्मू कश्मीर में प्रोटीन स्पीकर बन चुका है और मुबारक गुल जो है वो जम्मू कश्मीर के प्रोटीन स्पीकर बने हैं, जिन्हें की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहाँ पर शपथ दिलाई है। तस्वीरें आपके सामने है, ये ओथ सेरेमनी है जहाँ पर की मुबारक गुल को प्रोटीन स्पीकर बनाया गया है। बिल्कुल, प्रोटीन स्पीकर की नियुक्ति जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुकी है और प्रोटीन स्पीकर यानी कुछ समय के लिए, तय समय सीमा के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए प्रोटीन स्पीकर बनाया जाता है और उसकी नियुक्ति हो चुकी है और इसकी शपथ भी फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा दिला दी गई है। यानी कुल मिलाकर अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक निर्वाचित और चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर को मिली है और इस लोकतांत्रिक सरकार का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्पीकर के रूप में होता है, जो पूरी असेंबली, जो पूरी विधानसभा को देखता है, जिसके अंदर कई सारी शक्तियां होती है, जिसके पास कई सारी शक्तियां होती है विधानसभा को लेकर, और जब बिल पेश विधानसभा के अंदर होते हैं तो उसमें भी उनका बड़ा रोल रहता है। तो जम्मू कश्मीर की इस विधानसभा में अब प्रोटीन स्पीकर चुना गया है, मुबारक गुल के रूप में उन्हें चुना गया है और अब वो नए प्रोटीन स्पीकर होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए उन्हें इस पद की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ये तय समय सीमा तक ही इस पद पर, प्रोटीन स्पीकर के पद पर रखा जाता है। मुझे सौंपा जा रहा है, बहुत वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। तो प्रोटीन स्पीकर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया है। मुबारक गुल ने प्रोटीन स्पीकर के रूप में शपथ ली, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं और अब आधिकारिक तौर पर असेंबली का कार्यभार भी शुरू होगा। असेंबली होगी, विधानसभा होगी और सबसे खास बात यह है कि पिछले 6 वर्षों से जम्मू कश्मीर में असेंबली नहीं देखी गई थी, क्योंकि 2018 में आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच जो सरकार का गठबंधन हुआ था, उसके बाद 2.5 से पौने 3 साल ये सरकार चली, लेकिन 2018 में ये सरकार जो है
वो उन दोनों दलों ने अपने हाथ वापस खींचे अपने अपने मुद्दों को लेकर, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति शासन रहा और अब जब 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए, एक आधिकारिक प्रक्रिया के तौर पर राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया, एक लोकतांत्रिक सरकार आई। हालांकि जरूर शक्तियां अभी भी सरकार के समक्ष नहीं है, सरकार के पास नहीं है, लेकिन एक प्रोटेम स्पीकर का चुनना यहाँ पर कहीं न कहीं आने वाले समय में जो विधानसभा होगी, असेंबली का कार्य होगा, एक लोकतांत्रिक कार्य होगा जिसमें सभी विधायक पहुंचेंगे, अपने अपने मुद्दे असेंबली के अंदर रखेंगे, तो उन मुद्दों को एड्रेस करने के लिए प्रोटेम स्पीकर का रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये कुछ समय सीमा के लिए ही स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर का पद जो है वो दिया गया है। फिलहाल एक और बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन आज होना है। कांग्रेस नेता आज राहुल गांधी रांची पहुंचेंगे और कांग्रेस सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। संविधान सम्मान समारोह को संबोधित भी करेंगे आज राहुल गांधी। बहुत महत्वपूर्ण झारखंड के दृष्टिकोण से सीएम हेमंत सोरेन से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और गठबंधन के बीच आज सीट शेयरिंग को लेकर भी सहमति जताई जाने की पूरी आशंका है कि मुख्यमंत्री के साथ जब राहुल गांधी भेजेंगे तो उनके साथ सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनेगी। हालांकि कांग्रेस ने 35 सीटों पर लड़ने की यहां पर मांग की थी, लेकिन 35 सीटों पर सहमति नहीं बनी है क्योंकि आरजेडी भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है। लेकिन जेएमएम वहां पर डोमिनेंट पार्टी है क्योंकि सरकार में भी जेएमएम के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में अब जो सभी बड़े दल हैं उनके बीच कैसे ये समीकरण बैठाया जाए, कैसे ये नंबर्स का गेम बैठाया जाए, इसमें अभी मंथन जारी है। आज पहले संविधान सम्मान समारोह दिवस, संविधान जो एक कार्यक्रम है उसको संबोधन करेंगे राहुल गांधी। महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान का मुद्दा आज का नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने चुनाव से पहले सामने रखा हुआ है। तो मनीष झा हमारे सहयोगी इस पर जानकारी देंगे। मनीष, कितने बजे ये कार्यक्रम है और कुछ समय और है जब राहुल गांधी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे? अभी कुछ समय के बाद यहाँ राहुल गांधी पहुंचेंगे और संविधान सम्मान समारोह को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव जो बिहार में सीएम रहे थे वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ समय के बाद तीनों की मुलाकात होगी, क्योंकि ये तीन जो प्रमुख पार्टियां हैं, तीनों इंडिया गठबंधन के मजबूत पार्टियां हैं जो झारखंड में अभी सरकार चला रही है, तो राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो ये तीनों का बैठक होना अति आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो क्लियर कर दिया कि अपने सहयोगियों के साथ कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद में यह क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि सीपीआई-एमएल भी एक पार्टी है जो आकर इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है, तो इस बार उन्हें भी सीट दिए जाने की बात चल रही है। तो अब से कुछ समय के बाद इन तीनों की जो है प्रमुख जो बैठक होगी उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि तीनों की जो रणनीति है वो आने वाले समय में क्या होगा। हालांकि सूत्रों की माने तो आपसी तालमेल बैठ रही है, स्पष्ट हो गया है कि कितने सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, परंतु औपचारिक घोषणा ये तीनों जो मतलब मनीष ये माना जा सकता है कि अब जो नंबर गेम था, जो समीकरण बैठाना था वो बैठ गया। कुल कितना नंबर किसके पास रहेगा वो तय हो गया, चाहे कोई भी दल हो। बिल्कुल शीतल, पहले खींचातानी तो चल रहा था जिस तरह से सूत्र बता रहे थे, परंतु कांग्रेस इस बार भी 31 सीटों पर लड़ने जा रही है, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी वो 31 सीटों पर लड़ी थी। उन्हें 35 से 40 के बीच में उनकी मांग थी कि उन्हें मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस बार 31 सीटों पर वो लड़ने के लिए राजी हो गए हैं। बस राहुल गांधी आएंगे और औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। राहुल गांधी का यहाँ आना एक और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के जो दावेदार हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो लगातार रांची में डटे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाए। तो जो आपकी समस्याएं हैं, इस समस्याओं को समाधान करने के लिए भी ये लोग उनके साथ बैठेंगे और बात विमर्श करेंगे। क्योंकि जो मीर साहब हैं उनका कहना है कि अभी इस बात को टाला जाए। लेकिन मनीष, बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है
इस वक्त जो कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, जम्मू कश्मीर में 6 सीटों पर कांग्रेस से बढ़ गई, हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी कांग्रेस जो है वो बहुमत से काफी पीछे रह गई, वहां पे कुछ कमाल नहीं कर पाई। सवाल चारों तरफ से खड़े हो रहे हैं और सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस को ताना बाना जमकर मारा है और कहा है कि कांग्रेस को घमंड है, कांग्रेस इस वक्त और कॉन्फिडेंट है, जिस वजह से कांग्रेस को इस स्थिति में पहुंचाया गया है। लेकिन झारखंड में क्या जेएमएम इस कंडीशन में है, इस हालात में है कि वो कांग्रेस पर भरोसा कर सकती है इतनी सीटों पर? शीतल, यही कारण है जो आपने कहा कि जो स्थिति हरियाणा में देखी गई, जम्मू कश्मीर में देखी गई, वही कारण है कि जो पिछला सीट इनका था 31 सीट पर ही ये स्थिर हो गए। अन्यथा जो पहले यहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या कांग्रेस के जो गद्दावर नेता थे, उनका मांग था कि इस बार हम 40 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बड़ी पार्टी बनकर हम उभरेंगे। परंतु जो ये चुनाव परिणाम है, कहीं ना कहीं इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखा जा रहा है, जिसके चलते ये 31 सीट पर मानने को तैयार हुए हैं। तो इनके जो सहयोगी रहे हैं, जो दूसरा प्रश्न आपका, क्योंकि 5 साल जो इनका बीता कांग्रेस जेएमएम, अब ये टूट रहे हैं, ये विधायक जा रहे हैं और ट्रेडिंग हो रहा था, तो इन सबके मद्देनजर जो ये समय बीता है, इसमें तो कांग्रेस एक अच्छे सहयोगी के तौर पर उभरे हैं। क्योंकि जिस समय हेमंत सोरेन जेल में थे, उनका आना और चंपई सोरेन का चला जाना, चंपई सोरेन जो प्रमुख एक वरिष्ठ नेता थे जेएमएम के, वो टूट गए, परंतु कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरिष्ठ ये जानकारी के लिए। और आज जो बेहद महत्वपूर्ण दिन है इंडिया गठबंधन के लिए, खासतौर पर झारखंड में, क्योंकि चुनाव होने हैं और अब रणनीतियां भी तैयार हो रही हैं। अब जरा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक बार फिर से ईडी ने शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस संजीव हंस गिरफ्तार हुए हैं। पटना में सरकारी आवास से उन्हें अरेस्ट किया है और ये पहली बार बिहार कैडर से किसी आईएएस पर ईडी की कार्रवाई हुई है। और सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। एक तो आईएएस अधिकारी नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ पूर्व विधायक भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। पटना में सरकारी आवास से संजीव हंस को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली से पूर्व विधायक गुलाब यादव भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये काफी दिनों से ईडी की रडार पर थे। ईडी लगातार इनमें जांच कर रहा था, लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया, ईडी के पास मजबूत साक्ष्य आए, तथ्य मिले, उनको प्रूफ मिले और उसके आधार पर आज ईडी ने शिकंजा कसते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया और पूरे बिहार के अंदर एक संदेश, बिहार नहीं बल्कि पूरे देश को एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। चाहे वो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति हो या फिर प्रशासन से जुड़ा व्यक्ति हो, अगर वो किसी भी केस में पाया जाता है तो कार्रवाई जरूर हो। तो हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। अमित, इस हवाले से जानकारी दीजिएगा, क्या ये पूरा मामला किस तरीके से काम किया जा रहा है और किन की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली से पूर्व विधायक गुलाब यादव की गिरफ्तारी हुई है और पटना ऐसे 1989 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव हंस, तो उनकी गिरफ्तारी पटना से हुई है। दरअसल ईडी को पर्याप्त साक्ष्य मिल चुका है और ईडी जब गुलाब यादव और संजीव हंस से लगातार पूछताछ कर रही थी और पूछताछ के बाद जब ये एविडेंस ईडी के पास पर्याप्त हासिल हो गए, तो अंततः ईडी ने संजीव हंस को और गुलाब यादव को, इन दोनों को गिरफ्तार किया, अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल इन दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और कई ऐसे मामले हैं जो कि इन दोनों को अपराधी घोषित करने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए ईडी के काम करने का कुछ तरीका अलग होता है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो ईडी पहले साक्ष्य जमा करती है, उसके बाद किसी की गिरफ्तारी करती है। तो ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। देखिए संजीव हंस और गुलाब यादव, इन दोनों के पास से जो ईडी के पास साक्ष्य के तौर पर कागजात हासिल हुए, तो उसमें कई ऐसी संपत्ति का ब्यौरा है और साथ ही कई ऐसे कागजात मौजूद हैं जिसमें संजीव हंस और गुलाब यादव दोनों संदेह के घेरे में आ चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवैध से ये तमाम जानकारी के लिए। अवैध कुमार इस वक्त बिहार से जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटना को लेकर अभी जानकारी दी है। अभी तक फिलहाल आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है ईडी की तरफ से और एक पूर्व विधायक पर भी
ईडी ने शिकंजा कसा है और ये साफ चेतावनी दी है कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में या किसी भी भ्रष्टाचार जैसे मामले में हैं तो आप पर तुरंत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।